अनुभूति की ट्रस्ट की तरफ से एक नई जन जागृति के लिए मुद्दा स्वास्थ्य का एक प्रोग्राम स्टार्ट होने वाला है, जिसकी शुरुआत आज हम लोग करेंगे। जो आज का एपिसोड रहेगा वो मुद्दा स्वास्थ्य का पहला एपिसोड है, जिसमें हम लोग मुद्दा स्वास्थ्य का में हम लोग क्या बात करने वाले हैं और इसमें कौन कौन से हम लोग पॉइंट डिस्कस करने वाले हैं, इन सभी के बारे में हम आज बात करने वाले हैं। और उसके लिए है हमारे साथ वैद्य आनंद पांडे जी, जो कि गंगा आयुर्वेदिक चिकित्सालय वाराणसी के मुख्य चिकित्सक हैं, और आकाश उपाध्याय जी, जो कि वाराणसी से हैं। तो वैद्य आनंद पांडे जी, जो मुद्दा स्वास्थ्य का आज जो शुरुआत हुई है उस बारे में आपका क्या कहना है? तो इसमें हम लोग क्या क्या बातचीत करने वाले हैं? आपके सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। ये मुद्दा स्वास्थ्य का ये ऐसा हम लोग सीरीज शुरू करना चाहते हैं जिसमें स्वास्थ्य की बात हो, क्योंकि आज के समय में बहुत सारे ऐसे कार्यक्रम चल रहे हैं। तो इस कार्यक्रम की जरूरत क्यों पड़ी, उस पर थोड़ा सा मैं प्रकाश डालना चाहूंगा। ये मुद्दा स्वास्थ्य का मतलब कि आपके स्वास्थ्य की बात हो, दो तरीकों से हम इसको बांटते हैं। आप निरोगी रहें, आपको रोग ही न हो, हम उस पे फोकस करेंगे। फिर जो लोग रोगी हो गए हैं उनके रोग को कैसे पहचाना जाए कि कौन सा रोग है, उनके रोग की जांच कैसे की जाए, उनके रोगों को ठीक करने के लिए कुछ ऐसे दिशा निर्देश दिए जाएं कि उनके रोगों के मुख्य मुख्य अमुक अमुक विशेषज्ञों के पास उनको भेजा जाए। हम लोग यहाँ पे बैठ के कोई नुस्खा नहीं बताने वाले हैं जैसा कि बाकी लोग बताते हैं। आयुर्वेद या फिर कोई भी शास्त्र नुस्खा चिकित्सा नहीं है। हम लोग यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ इसकी बात करेंगे कि आप रोगी न हो कैसे। अलग अलग रोगों को देखते हुए हम लोग बात करेंगे कि आपको कभी डायबिटीज न हो, आपको कभी हाइपरटेंशन न हो, आपको कैंसर न हो, आपकी रसोई में कैंसर पैदा करने वाले कौन कौन से घटक हैं, आपके बर्तनों में कौन कौन से ऐसे बर्तन हैं जिनसे आपको कैंसर हो सकता है, आपके आहार में कौन कौन से घटक हैं जिनसे आपको कैंसर हो सकता है या कोई भी रोग ऐसा हो सकता है, हम उसकी बात करते हैं। हम स्वास्थ्य की बात करेंगे, हम रोग की बात नहीं करेंगे। इसलिए हम लोगों ने सोचा कि एक ऐसा प्रोग्राम डिजाइन किया जाए जिससे हम डायरेक्ट जनमानस से जुड़ सके। हम इसमें सीधे सीधे आप जितने दर्शक हैं, आप चाहें तो हमसे सीधे प्रश्न पूछें, व्हाट्सएप के माध्यम से, एसएमएस करके या फिर कमेंट करके। हम आपके हर प्रश्नों को अपने इस सीरीज में उठाएंगे, आपके हर प्रश्नों का हल देंगे, तब तक देंगे जब तक आप संतुष्ट नहीं हो जाते। आप चाहें तो अपने प्रश्नों को आप अपना वीडियो रिकॉर्ड करके भी हमें भेज सकते हैं। हम अपने प्रोग्राम में आपके वीडियो को भी चलाएंगे। उससे फायदा ये होगा कि और लोग भी प्रोत्साहित होंगे, और लोग भी अपने प्रश्नों को पूछ सकेंगे, और आप और लोगों को भी प्रोत्साहित करने में मदद कर सकते हैं। आकाश जी, आप कुछ करना चाहते हैं इसके बारे में? सभी दर्शकों को प्रणाम मेरी तरफ से। और अभी जैसे कि वैद्य आनंद पांडे सर ने बताया कि हम इस शो में, ये जो हमारा एक एपिसोड, एक सीरीज हमारी शुरू हो रही है मुद्दा स्वास्थ्य का, इसमें हम लोग जो है नुस्खे नहीं बताएंगे। इसमें हर एक विधा से जुड़े हुए जो भी जितनी भी पैथियां हैं, चाहे वो मॉडर्न की हों, होम्योपैथ से हों, यूनानी से हों और आयुर्वेद से हों, सभी पैथियों के एक्सपर्ट, यहाँ तक कि नेचुरोपैथी से भी एक्सपर्ट हमारे पास बैठेंगे इस आने वाली श्रृंखलाओं में, आने वाले शो में। और वो सब आपको नुस्खे के साथ नहीं, तर्क के साथ, जो तार्किक चिकित्सा है, उस चिकित्सा से आप कैसे स्वस्थ रह सकें, इसका आपको ज्ञान देंगे। और हर हफ्ते शुक्रवार को शाम को 6 बजे हम सब ये सीरीज लेके आएंगे, जिसमें नए नए चिकित्सक रहेंगे, हमारे मॉडरेटर रहेंगे, और आप जो है जो प्रश्न करेंगे उन प्रश्नों का भी वो सेशन के अंत में जवाब देंगे। और आप उनकी बातों को सुनेंगे, किस तरीके से स्वस्थ रहा जाए, मतलब हम बीमार ही ना हो, इस चीज की जो चिकित्सा होती है, मतलब हम कैसे अपने आप को मजबूत रख सकें, ये पूरा का पूरा शो इसी पे आधारित है। सभी विधाओं के जो है, जो पारंगत होंगे, जो धुरंधर होंगे हम कह लें, वो इस शो में बैठेंगे और अपनी अपनी बातें रखेंगे। अभी हमारे साथ आज मुख्य वक्ता के रूप में मॉडर्न से डॉक्टर अंशुमान कुमार सर जुड़ेंगे, जो कि धर्मशिला हॉस्पिटल के मुख्य कैंसर सर्जन और निदेशक भी हैं।
अब वैद्य सूर्या जी कुछ बातें आपको बताएंगे। तो जो मुद्दा स्वास्थ्य का जो प्रोग्राम स्टार्ट होने वाला है अनुभूति ट्रस्ट की ओर से, इसका मेन उद्देश्य ही यही है कि जन जागृति के लिए जो भी स्वास्थ्य से जुड़े मुद्दे हैं आपके, ना कि आप कहीं पे यूट्यूब पे जाते हैं और इंटरनेट पे आप जाके कई चीजें सर्च करते हैं, तो वो लोग अपने ओर से जो भी चीजें बताते हैं उनको हम लोग सही मान लेते हैं, उनकी हम लोग तार्किक कभी भी जांच नहीं करते हैं। तो इसीलिए हम लोगों को लगा, अनुभूति ट्रस्ट के जितने भी मेंबर्स हैं उनसे बातचीत करके हम लोगों को लगा, और अन्य लोगों से भी, और डॉक्टरों, एलोपैथी और आयुर्वेद और अन्य विधाओं के डॉक्टरों से भी चर्चा करने के ऊपर हम लोगों को लगा कि कुछ ऐसा कार्यक्रम लाया जाए जहां पे आप सीधा डॉक्टरों से इंटरेक्ट कर पाए, जहां पे सीधे आप डॉक्टरों से अपने प्रश्नों का उत्तर पा पाए, ना कि आप कहीं पे जाके यूट्यूब और इंटरनेट पे विभिन्न प्रकार की जो भी वो गलत या सही जैसी जानकारी दे रहे हैं वहां पे आप अपने उत्तर पाएं। इसीलिए ये एक कार्यक्रम बहुत ही अद्भुत लाया गया है कि जहां पे आप सीधा डॉक्टर से अपना संवाद स्थापित कर सकते हैं, और ये जो मुद्दा स्वास्थ्य का है यहाँ पे बात केवल आपकी होने वाली है, आपके जितने भी स्वास्थ्य से संबंधित जितने भी समस्याएं हैं उनकी यहाँ पे बात होने वाली है, ना कि विभिन्न जो भी जानकारी हम लोगों को दी जाती है जिनकी तार्किक कोई भी दृष्टि नहीं है, ना ही हम लोग उनको कभी भी वो चीज करते हैं कि ये चीज सही है गलत है, तो उन चीजों को हम लोग यहाँ पे कवर करने वाले हैं। आनंद जी, आप कुछ ऐड करना चाहेंगे इसमें? अनुभूति ट्रस्ट की तरफ से ऐसे बहुत सारे प्रोग्राम हम लोग करते रहते हैं जिनमें ज्ञान की बातें चलती रहती हैं, लेकिन अभी तक वो सारे जो प्रोग्राम हुए हैं वो आयुर्वेद के छात्रों के लिए हुए हैं या चिकित्सा शास्त्र के छात्रों के लिए ही हुए हैं या फिर वैद्य लोगों के लिए हुए हैं। इस प्रोग्राम की सबसे अच्छी खासियत ये है कि ये प्रोग्राम सिर्फ और सिर्फ आम जनमानस के लिए है। इससे सीधे हम आम जनमानस से ही संवाद करना चाहते हैं। उनके स्वास्थ्य और उनकी बीमारी दोनों से संबंधित समस्याएं हम सुनेंगे, उन दोनों का हम निवारण करने का पूरा और पूरा प्रयास करेंगे, तब तक करेंगे जब तक आप संतुष्ट न हो जाएं, और आप खुले मन से अपने प्रश्न हमसे पूछ सकते हैं। आप चाहेंगे तो आपके प्रश्नों के साथ हम आपके नाम को भी लेंगे, आप नहीं चाहेंगे तो हम आपके नाम को भी नहीं लेंगे। आप चाहें तो अपने प्रश्नों को अपने वीडियो रिकॉर्डिंग के साथ भेजें, हम आपकी वीडियो रिकॉर्डिंग भी अपने इस कार्यक्रम में चलाएंगे। वैद्य आकाश जी, आप कुछ इस बारे में बोलना चाहेंगे? जैसा कि मतलब अभी आपने बताया वैद्य सूर्या जी कि यहाँ पे जो है यूट्यूब और अन्य जो सोशल प्लेटफॉर्म पे आके बताया जाता है कि ये वाली औषधि खा लो या ये वाली मेडिसिन खा लो या होम्योपैथ की ये वाली शीशी पी लो और आपको आराम हो जाएगा, और आप जो है बड़े बड़े इलाज बताए जाते हैं कि कैंसर तक आपका ठीक हो जाएगा। तो ये जो मुद्दा स्वास्थ्य का ये जो सीरीज हम लोग लेके आए हैं, आज इसका पहला एपिसोड है। इसमें बस और बस हम इस सीरीज का परिचय देंगे कि हम क्या करना चाह रहे हैं आपके साथ। जैसा कि विषय भी आपको दिख रहा है कि कार्यक्रम जो हम लोग शुरू कर रहे हैं उसका एक संक्षिप्त परिचय आप सभी के बीच में जाएगा, और जितने भी लोग हैं, चाहे वो जन सामान्य हमारा देखे या किसी भी चिकित्सा शास्त्र से जुड़ा हुआ व्यक्ति या छात्र या कोई चिकित्सक हमारे एपिसोड को देखे, तो वो यहाँ से कुछ ना कुछ ऐसा लेके जाए जो एक साइंटिफिक हो, अर्थात जिसका तर्क हो और जो चीजें जो है प्रमाणित हो। जिस अभी हमारे साथ जो है डॉक्टर अंशुमान कुमार सर जुड़ चुके हैं, और वैद्य सूर्या जी उनका एक बार परिचय देके सर का और कार्यक्रम को आगे फिर से सुचारू रूप से चलाएं। प्रणाम सर। प्रणाम। हम लोगों के साथ देश के मशहूर कैंसर सर्जन डॉक्टर अंशुमान जी जुड़ चुके हैं, जो कि अनुभूति ट्रस्ट के एक सक्रिय सदस्य भी हैं और हम लोगों के मार्गदर्शक भी हैं। तो सर, जो मुद्दा स्वास्थ्य का शुरू होने वाला है, जो भी सीरीज स्टार्ट होने वाली है, तो सर इसके बारे में आप कुछ बोलना चाहेंगे? देखिए, आजकल तो पूरे देश मुद्दे पे ही चल रहा है, और इस पे मैं हर समय कहता हूं, बेमुद्दों को मुद्दा बनाकर बेच दिया हमने ईमान, बट गया है हिंदुस्तान। तो यहाँ मुद्दे होते नहीं, उनको मुद्दा बनाया जाता, जो मुद्दा होना चाहिए वो मुद्दा बनता नहीं है। स्वास्थ्य एक ऐसा मुद्दा है जो कि सर्वसम्मति से सभी लोग सहमत होंगे कि ये पूरे देशवासियों को इसकी जरूरत है, स्वास्थ्य का।
बीमारी की जरूरत किसी को नहीं है, लेकिन विडंबना ये है कि हमारा मंत्रालय बनता है स्वास्थ्य मंत्रालय एवं परिवार कल्याण, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, लेकिन उसमें ना परिवार कल्याण की बात होती है ना स्वास्थ्य की बात होती है हर समय बीमारियों की। तो इसको नाम या तो बदल दे, मिनिस्ट्री ऑफ डिजीजेज। अस्पताल का नाम कहते हैं हेल्थ केयर, लेकिन वहां इलाज होता है बीमारियों का, स्वास्थ्य की बात नहीं होती है। तो सबसे पहले जो भी श्रोता हैं, जो भी दर्शक हैं, देख रहे हैं, आज देख रहे हैं या आगे देखें, उनको ये समझना होगा कि स्वास्थ्य है क्या। स्वास्थ्य, हेल्थ का डेफिनेशन बहुत अलग अलग तरीके से दिया गया है। जो वर्ल्ड वाइड स्टैंडर्ड डेफिनेशन जो लोग मानते हैं और WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने दिया, जिसमें कहा कि फिजिकल, सोशल एंड मेंटल वेलबींग, इसको कहते हैं हेल्थ। मतलब हेल्थ इज वेलबींग ऑफ फिजिकल, सोशल एंड मेंटल हेल्थ एंड नॉट मेयरली एब्सेंस ऑफ डिजीज और इन्फर्मिटी। मतलब सिर्फ बीमारियों का नहीं होना स्वास्थ्य नहीं है, सिर्फ दुर्बलता का नहीं होना स्वास्थ्य नहीं है। लेकिन आज अगर किसी से पूछिए, मैंने इस कार्यक्रम के पहले कई डॉक्टरों से भी चर्चा की, अनौपचारिक चर्चा की, आप क्या समझते हैं स्वास्थ्य का मतलब क्या मानते हैं, तो उनका जो बीमार नहीं है वो स्वस्थ है। ये डॉक्टरों का जवाब है। एलोपैथ के डॉक्टरों से जब मैंने बात की तो मैंने कहा कि जब जो बीमार नहीं है वो स्वस्थ है, तो फिर तो WHO का डेफिनेशन गलत है। अगर आयुर्वेद की नजर से देखें तो स्वास्थ्य की बात तो कुछ और ही हो जाती है। फिर तो बहुत बड़ी बात हो जाती है कि आपकी दिनचर्या से बात शुरू होती है कि स्वस्थ रखने के लिए काम करना चाहिए। और जब बात डॉक्टर की जाती है तो डॉक्टर जो शब्द निकला था, द डॉक्टर वर्ड वाज डिराइव्ड फ्रॉम लैटिन वर्ड डॉसियर, जिसका मतलब था टीचर। तो प्राइमरी रोल ऑफ डॉक्टर शुड बी टू टीच द सोसाइटी, मतलब समाज को शिक्षित करें, जागरूक करें और स्वास्थ्य के प्रति जागरूक करें कि आप कैसे स्वस्थ रहें और बीमारियों से बचें। और अगर कभी आप बीमार हो जाए तो उसका इलाज भी हम करेंगे। तो मतलब इसमें डॉक्टर का दो भाग में रोल डिवीजन हो, उनके कार्य को दो हिस्से में बांट देना चाहिए, प्राइमरी रोल, सेकेंडरी रोल। प्राइमरी रोल होना चाहिए बी ए टीचर ऑफ द सोसाइटी, समाज के शिक्षक बने, और डॉक्टर का मतलब भी टीचर है लैटिन में। और सेकेंडरी रोल होना चाहिए चिकित्सक बने। अब इसके बावजूद भी कुछ लोग बीमार पड़ेंगे। हमारे धन्वंतरी साहब ने कहा था कि इस धरती पे एक भी मनुष्य जीवन का एक भी आदमी ऐसा नहीं होगा जिसको एक बार किसी भी वैद्य के पास नहीं जाना पड़ेगा। मतलब कोई भी किसी डॉक्टर के संपर्क में नहीं, ऐसा हो ही नहीं सकता है। तो बीमार पड़ेंगे, लेकिन छोटा मोटा कुछ बीमार हो सकता है, उसका इलाज कर दिया जाएगा। तो इसलिए इस चीज को समझना बहुत जरूरी है कि स्वास्थ्य का मतलब क्या होता है और स्वास्थ्य की तैयारी कैसे की जानी चाहिए। तो दो तीन चीजें इसमें बड़ी महत्वपूर्ण है। स्वास्थ्य की तैयारी करने के लिए, स्वस्थ जीवन को रखने के लिए कोई उम्र नहीं है। बचपन से ही बच्चों के मानसिक स्तर से मेंटल हेल्थ आज देखिए बहुत बड़ा इशू बन चुका है। सुसाइडल टेंडेंसी, डिप्रेशन, एंजाइटी, ये भी डेफिनेशन वाइज एक बीमारी है। मेंटल हेल्थ को भी ठीक रखना है तो बच्चों को वहां से ठीक रखना है। बच्चे जो फास्ट फूड, जंक फूड खाते हैं वो भी एक तरीके की बीमारी है। खाने में अगर बच्चे की दिनचर्या गड़बड़ है तो ये बीमारी इटसेल्फ ही है और इसका जो परिणाम होगा वो भी बीमारी में निकलेगा। तीसरी बात, जो बच्चे आज जो भी करेंगे, जैसे उनका सिटिंग पोस्चर अगर इरेक्ट नहीं है, सीधा नहीं बैठते हैं, तो उनको शोल्डर की प्रॉब्लम, सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस की प्रॉब्लम, लंबर डिस्क प्रोलैप्स की प्रॉब्लम, और धीरे धीरे उनके पूरे अस्थि और मांसपेशियों में एक दुर्बलता आ जाती है। लंबे समय चल के देखिएगा, जब बच्चा ये 30 साल 35 साल का होता है तो उसके कंधे झुके होते हैं, झुक के चलता है, ऐसे लगता है उसको देखिए कि बहुत बुजुर्ग हो गया। तो ये बचपन में ठीक करने की चीज है। फिर आइए एडोलेसेंट, जब युवा अवस्था की तरफ बढ़ता है, उस समय स्वास्थ्य की कौन कौन सी बातें होनी चाहिए, उसमें कैसे कोप करे अपने समाज में, अपने होने वाले आसपास के बदलाव के साथ कैसे सामंजस्य स्थापित करे, इसमें उसको बहुत सारी चीजों का
अध्यात्म से उसको बहुत कुछ सीखने को मिल सकता है। कैसे अपने को स्टेबल करे, कैसे आगे बढ़ाए, किन किन चीजों का ध्यान देना है। जब फिर 30-35 साल एडल्ट की अवस्था में पहुंचता है तो बहुत सारी आदतों का, आजकल तो खैर सुना है मैंने 18-20 साल में भी तंबाकू, धूम्रपान, सिगरेट और इस तरह के अल्कोहल, इस तरह की चीजों का सेवन करने लगते हैं। तो इन चीजों से कैसे उनको समझाया जाए। आप कभी भी नियम कानून बना के इसको नहीं रोक सकते हैं। जब तक स्व जागरूकता नहीं होगी तब तक इन चीजों से आप नहीं रोक सकते हैं। और किसी भी तरह का एडिक्शन अपने आप में एक बीमारी है, तो उस बीमारी का इलाज उस इंसान के पास ही है। उस इंसान को ही जागरूक करना पड़ेगा। यहाँ होगा फिर आगे बात जैसे जैसे बढ़ती जाएगी, जैसे जैसे उम्र बढ़ेगी तो हर उम्र पे कुछ न कुछ स्वास्थ्य समस्याएं आ सकती हैं। तो कैसे हम ये कोशिश करें कि स्वास्थ्य समस्याएं कम मात्रा में हो, मतलब उसकी क्षमता इतनी कम हो कि आपके जान की क्षति ना हो, बहुत लंबे समय अस्पताल में भर्ती न रहना पड़े, या हो सकता है अस्पताल में भर्ती न रहना पड़े, ये भी संभव है। आप जाएं, डॉक्टर से मिले, दवा लेके आ जाएं और इलाज आपका घर पे हो जाए। समय समय पे अगर गाड़ी की सर्विसिंग आप कराते हैं, गाड़ी का इंश्योरेंस कराते हैं, तो बॉडी का भी तो कुछ होता होगा, बॉडी की सर्विसिंग होती होगी, बॉडी का वेयर टेयर होता होगा। तो हमारे पौराणिक सभ्यता में बहुत सारे कर्म लिखे गए हैं जिसमें पंचकर्म में बहुत सारी चीजें आती है। बहुत इसकी भी महत्ता उतनी ही है। जब गाड़ी निर्जीव की सर्विसिंग हो सकती है तो सजीव की सर्विसिंग क्यों नहीं होती है, इस पे बात होनी चाहिए। तो इस तरह से जब करते चलेंगे तो देखेंगे स्वास्थ्य सिर्फ एक अस्पताल का मुद्दा नहीं है, और जैसा हमने शीर्षक उठाया है मुद्दा स्वास्थ्य का, तो ये हर समय हर जगह होगा, ये सर्व विद्यमान होगा, सार्वभौमिक होगा, जिसको हम कहते हैं टेक्निकली ओमनी प्रेजेंट। ये आपके वातावरण में होगा, ये आपके सड़क पे होगा, ये आपके स्ट्रीट फूड में होगा, ये आपके घर में होगा, रसोई में होगा, खाने पीने में होगा, सोचने के तरीके में होगा, आपके बिलीफ में होगा। आज हेट्रेड पूरे कंट्री में इतना बढ़ा हुआ है, उस हेट्रेड को भी खत्म करना, वो भी स्वास्थ्य का एक बहुत बड़ा बीमार करने का कारण है। वहां से लेते हुए जब आप देखेंगे तो स्वास्थ्य हर जगह आपको एक सामंजस्य स्थापित करना होगा, तभी जाके स्वास्थ्य का मुद्दा सही से डिस्कस होगा। अदरवाइज क्या होगा, साइलॉज में अलग अलग एक एक ब्रैकेट में सब लोग काम करते रहेंगे और पूरे भारत को सही स्वास्थ्य का मुद्दा नहीं पता चलेगा। और हेल्थ हर समय एक लास्ट प्रायोरिटी हर सरकार की रही है, उसको भी ठीक करना पड़ेगा, क्योंकि इसमें जितना रेवेन्यू खर्च होता है आउट ऑफ पॉकेट मनी, क्योंकि सरकार के पास इतनी सुविधाएं नहीं है कि सबको स्वास्थ्य सेवा मुहैया कर सके। तो आपके अपने हाथ में है कि अपने स्वास्थ्य को कैसे ठीक रखें, और अगर कभी खराब हो तो स्वास्थ्य सेवाएं सरकार को मुहैया करानी पड़े, इसके लिए उनको मजबूर करिए, तब जाके मैं मानूंगा कि ये पूरी तरह से एक सर्वांगीण इस पे काम हुआ और इसका विकास हुआ, स्वास्थ्य सेवाएं दुरुस्त कर दी गई देश में। मैं इतना ही कहना चाहूंगा। सर, आपने बहुत ही व्यापक रूप से स्वास्थ्य की जो व्याख्या बताई और देश में जो भी अभी स्वास्थ्य की स्थिति चल रही है उसके बारे में बताया। और सर, मैंने आपकी ही बात एक इंटरव्यू में सुनी थी, वहां पे आपने कहा था कि जो हम लोगों की जनता है उसको ही स्वास्थ्य की मांग करनी पड़ेगी, तभी सरकार हम लोगों को वो स्वास्थ्य प्रदान करेगी। तो इसको हम लोगों को प्रायोरिटी बनाना पड़ेगा स्वास्थ्य को। और आनंद जी से मैं पूछना चाहूंगा कि आयुर्वेद में स्वास्थ्य की व्याख्या क्या बताई गई है सर? हमारे सर ने बताया सेम वैसी ही व्याख्या हजारों साल पहले बताई गई थी। समदोषा समाग्निश्च समधातु मल क्रिया प्रसन्नात्मा इंद्रिय मन स्वस्थिति अवधीयते। हमारे यहाँ सम मतलब संतुलन की बात की जाती है। समदोषा दोष सम हो, सम धातु सारी धातुएं सम हो, सम मल सारे सम हो, प्रसन्न आत्मा इंद्रिय मन। हम लोग प्रसन्न आत्मा इंद्रिय और मन तक की बात हजारों सालों से करते आ रहे हैं। हमारे यहाँ जैसे आप सारे चीजों को धातुओं को सम करने की बात की जाती है। जैसे अभी कोरोना काल में इम्यूनिटी बढ़ाने पे होड़ लग गई कि इम्यूनिटी किसकी ज्यादा बढ़ जाए, तो वो चीज आयुर्वेद कहता है कि गलत है। इम्यूनिटी का बढ़ जाना भी गलत है, इम्यूनिटी का घट जाना भी गलत है। आयुर्वेद हमेशा समता की बात करता है
हमेशा सम रहे, संतुलित रहे, वही व्यक्ति स्वस्थ है। मन से, आत्मा से, इंद्रियों से, धातुओं से, मल से, दोषों से। इसको हमारे यहाँ स्वस्थ बताया गया है आयुर्वेद। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। इसको एलोपैथ देखता है होम्योस्टैसिस, बिल्कुल यही है, सम अवस्था। लेकिन ये एक फिजियोलॉजी में एक टर्मिनोलॉजी तो आ गई, लेकिन इस पे बहुत ज्यादा काम होता नहीं। होम्योस्टैसिस मतलब सम रखने की अवस्था। सम रखने की अवस्था मतलब जैसा नेचर ने गिफ्ट किया है उसी को उसी स्थिति में रखने की अवस्था। तो इसके लिए नेचर को समझना होगा। अब देखिए, इसमें जहां मुझे कमी लगती है, मैं एलोपैथ साइंस से जब निकला तो जब एमबीबीएस की पढ़ाई होती है और इधर आयुर्वेद के लिए बीएमएस की पढ़ाई होती है, तो एलोपैथ में कहीं भी दर्शन शास्त्र की पढ़ाई नहीं होती है और आयुर्वेद में आपके दर्शन शास्त्र की पढ़ाई होती है। तो अगर हिंदुस्तान में किसी डॉक्टर को काम करना है तो उसको एटलीस्ट इंडियन फिलॉसफी, इंडियन दर्शन की जानकारी तो हो कि प्रकृति क्या कहती है, सम का मतलब क्या होता है, यहाँ के लोगों की सोच कैसी है, इसके बारे में उसको बिल्कुल पता नहीं होता है। और ये डॉक्टर ब्रिटिश या वेस्टर्न फिलॉसफी को पढ़ के, वेस्टर्न तरीके से पढ़ के, और इंग्लिश को ही समझता है कि यही एक मापक पैमाना हो चुका है जिसके तहत हम किसी को कम्युनिकेट करें, किसी तक अपना संदेश पहुंचाएं, तब माना जाएगा मैं सही चिकित्सक हूं, अन्यथा माना जाएगा कि मैं सही चिकित्सक नहीं हूं। ये बहुत बड़ी अवधारणा हुई। लेकिन आप सोचिए कि अगर आपकी पकड़ भाषाओं पे अच्छी है तो हिंदी में उतनी अच्छी होनी चाहिए और इंग्लिश में उतनी अच्छी होनी चाहिए। दोनों का सम्मिश्रण अगर बनाएंगे तो ना हिंदी अच्छी रहेगी ना इंग्लिश अच्छी रहेगी। आज जो यंगस्टर्स में देखा जा रहा है, आमतौर पे देखिए एक भी वाक्य इंग्लिश का नहीं बोल पाते हैं सीधा सीधा, ना हिंदी तो छोड़ दीजिए, हिंदी तो उनकी क्या है भगवान ही जाने। और संस्कृत तो ऐसे लगता है जैसे उनके लिए कोई पर्शियन या अरेबिक कोई लैंग्वेज हो चुकी है संस्कृत से इतनी दूरी। ये मैं इसलिए कह रहा हूं कि जिसको देख के, जिसको आसपास देख के, सुन के आप बड़े हुए, उस भाषा के तहत किसी चीज को पढ़ना, समझना, आत्मसात करना कितना आसान हो सकता है। साथ साथ आप अपने पेशेंट की फिलॉसफी, साइकोलॉजी भी समझते जा रहे हैं, लेकिन इसकी भारी कमी है। इसलिए मेडिकल साइंस से निकले डॉक्टर में एथिक्स, कम्युनिकेशन, इसकी थोड़ी समस्या आती है। और ये अच्छी चीज है, बीएमएस में कोर्स में दर्शन शास्त्र को शामिल रखा हुआ है, जिसमें इंडियन फिलॉसफी को पढ़ाते हैं। एलोपैथ के कुछ डॉक्टर पढ़ते हैं, इंडियन फिलॉसफी पढ़ते हैं, वेस्टर्न फिलॉसफी पढ़ते हैं, लेकिन अपने चॉइस से पढ़ते हैं, हमारे सिलेबस का हिस्सा नहीं होता है। वैद्य आकाश जी, आप कुछ बारे जो पदार्थ विज्ञान हम लोगों के सब्जेक्ट है उसके अंडर हम लोग ये दर्शन शास्त्र का अध्ययन करते हैं, तो आप कुछ स्वास्थ्य के बारे में बताना चाहेंगे कि आयुर्वेद में क्या बताया गया है स्वास्थ्य के? सर, मैं एक डॉक्टर अंशुमान कुमार सर से एक प्रश्न करना चाहूंगा। जैसा कि अभी वैद्य आनंद पांडे सर ने बताया कि जो है हम समता की बात करते हैं, और मतलब जितना भी है आयुर्वेद ये कहता है कि सिर्फ और सिर्फ रोग प्रतिरोधक क्षमता जो इम्यूनिटी है हमारी, उसको सम कैसे किया जाए। लेकिन आज के समय में जब से कोरोना काल चल रहा है, जितने भी एड्स हो टेलीविजन पे, उसमें सब में रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने की बात हो रही है। चाहे एक सामान्य व्यक्ति जो ऑलरेडी स्वस्थ है, मतलब जो जिसे कोई बीमारी नहीं है और वो पूरी तरीके से स्वस्थ है, उसकी दिनचर्या भी सही है, उसके भी दिमाग में ये चीजें घर की जा रही हैं। किसी भी प्रोडक्ट का ऐड हो, चाहे वो मॉडर्न की मेडिसिन हो या फिर आयुर्वेदा की मेडिसिन हो या होम्योपैथ की हो, सभी पैथियों की जो टेलीविजन पे ऐड आते हैं उसमें कहा जाता है कि रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाएं, आपकी इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए ये टेबलेट दी जाएगी, आपकी इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए ये काढ़ा उपयुक्त है। तो उसे मॉडर्न किस तरीके से देखता है, मैं सर से ये जानना चाहूंगा। देखिए, ये तो एक व्यवसाय है और अवैज्ञानिकता की पराकाष्ठा है, ये चरम सीमा पर पहुंच चुकी है भारत की अब अवैज्ञानिक सोच। इम्यूनिटी बढ़ाने की बात कोई अगर कह रहा है, आप उस एडवर्टीजमेंट को देख के आप चले गए सामान लेने के लिए, आपकी अज्ञानता है। कारण क्या है? एक सेंटेंस है, इम्यूनिटी बढ़ाना।
तो पहले मैं ये पूछता हूं दर्शकों से कि आपको पता है इम्यूनिटी होती क्या है? अगर आपको यही नहीं पता है इम्यूनिटी होती क्या है, बॉडी में दिखती कहाँ है, रहती कहाँ है, जाती कहाँ से, आती कहाँ से, तो किसकी बात आप कर रहे हैं? किसको बढ़ा देंगे? कोई किलोग्राम में बढ़ाएंगे, मीटर में बढ़ाएंगे, सेंटीमीटर में बढ़ाएंगे, क्या बढ़ाएंगे? तो इतनी अगर सोच आप डेवलप कर लें तो आपको समझ में आ जाएगा आपको कितना बड़ा बेवकूफ बनाया जा रहा है। बॉडी के अंदर इम्यून सिस्टम गॉड गिफ्टेड है, बाय बर्थ हमें दिया जाता है। समय समय इस इम्यून सिस्टम में इजाफा होता है, इसमें बढ़ोतरी होती है। और दो तरह की इम्यून सिस्टम हमारे बॉडी में इन जनरल स्पीकिंग कैसे काम करती है, स्पेसिफिक एंड नॉन स्पेसिफिक। स्पेसिफिक मतलब कि किसी खास संक्रमण के खिलाफ काम करेगी, और नॉन स्पेसिफिक जनरल हमें जो रोगों से बचाती है। तो स्पेसिफिक इम्यूनिटी का मतलब है कि कोरोना का इन्फेक्शन होगा तभी कोरोना का अगेंस्ट एंटीबॉडी बनेगी। अब ये इन्फेक्शन चाहे तो कोरोना का संक्रमण होके हो या हम वैक्सीन फॉर्म में वायरस को एटीन्यूएट करके दे दें, तभी इसके अगेंस्ट इम्यूनिटी बनेगी। बनने के बाद क्या होगा, ये एंटीबॉडी जब भी वायरस को देखेगा तो अटैक करेगा। बढ़ाने का क्या मतलब आप कह रहे हैं कि आपने कोरोना का संक्रमण दिया नहीं तो किस इम्यूनिटी को बढ़ा रहे हैं? नंबर 1। नंबर 2, अगर बढ़ाने की बात कहते हैं तो इम्यूनिटी जब भी बढ़ती है, कई ऐसी बीमारियां होती है जिसमें इम्यूनिटी बढ़ जाती है, जिसको हम लोग कहते हैं हाइपर सेंसिटिविटी सिंड्रोम। मतलब इम्यूनिटी बढ़ने से बीमारी हो गई आपकी। और कई चीजें ऐसी इम्यूनिटी बढ़ने से होती, जैसे मेलानोसाइट, आप देखते हो किसी को सफेद सफेद धब्बे हो जाते हैं स्किन के ऊपर, उसमें बॉडी अपने मेलानोसाइट जो पिगमेंट है जिसके कारण इंसान का रंग थोड़ा कालापन लिया होता है या बहुत सफेद नहीं होता है, उसी मेलानोसाइट को इम्यून सिस्टम खाने लगता है और मेलानोसाइट बनना बंद होता है, सफेद चकत्ते आ जाते हैं। हाइपर इम्यूनिटी का रिएक्शन है। सिस्टेमिक लूपस एरिथेमेटोसिस, रूमेटॉइड आर्थराइटिस, ऐसी अनेक बीमारियां जिसको मेडिकल साइंस मानता है कि हाइपर इम्यून रिएक्शन के कारण हुआ। तो इम्यूनिटी बढ़ाने का जो कॉन्सेप्ट चलाया जा रहा है, जिसमें मैंने भी सुना है शर्ट का एडवर्टीजमेंट, शर्ट से इम्यूनिटी बढ़ाने का हुआ है, ब्रेड इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए ब्रेड बनाई गई है, और इस तरह से बहुत सारी चीजें बढ़ाई गई, व्यवसाय है। इसमें भगवाधारी व्यवसायी जिसने आयुर्वेद का सबसे बड़ा अगर हिंदुस्तान में कचरा किया है तो भगवाधारी व्यवसायी ने किया है। उसने भी एक दवा लॉन्च कर दी, और पहले तो उसने दवा लॉन्च कर दी ये कहके कि इलाज ढूंढ लिया। बाद में जब उस पर बहुत ज्यादा आक्षेप लगाया गया, सब लोग टूट पड़े कि ट्रायल ऐसे नहीं होता है, कौन सी दवा तुमने लॉन्च की, तब उसने कह दिया मैंने इम्यून बढ़ाने की दवा लॉन्च की है, कोई इलाज की दवा नहीं लॉन्च की है। तो उससे किसी ने फिर ये सवाल नहीं किया कि इम्यून बढ़ाओगे कैसे, तुम बताओ इम्यूनिटी कैसे बढ़ा दोगे। तो ये अज्ञानता है। अब समस्या कहाँ होती है, पढ़े लिखे वैद्य, पढ़े लिखे चिकित्सक छुप के बैठ जाते हैं। अज्ञानी लोग व्यवसाय करके जो पब्लिक एट लार्ज है, जो हतोत्साहित है, उदास है, डरी हुई है, दहशत में है, उससे पैसा कमाना चाहते हैं। इस सिस्टम को चिकित्सक होने के नाते, वैद्य होने के नाते, ये जो बहुत बड़ा गैप है, इस फासले में हम लोगों को उतरना होगा, ये फासला खत्म करना होगा। पब्लिक के पास सही जानकारी पहुंचनी चाहिए, और व्यवसायियों को एक रेगुलेशन के तहत काम करना पड़ेगा। व्यवसाय करें लेकिन रेगुलेशन के तहत, किसी के जान के साथ खिलवाड़ करके व्यवसाय नहीं करें। इनको ठीक करना पड़ेगा। सर जो है, जैसे कि आपने मतलब जिनका जिक्र किया वो बहुत बड़े व्यापारी हैं आयुर्वेद के, उनके द्वारा जब प्रोडक्ट लॉन्च किया गया उस समय तो उसका विरोध हुआ, तो फिर उन्होंने इम्यूनिटी बढ़ाने का नाम दिया। आज उनके डिमांड जो है पब्लिक में, जैसे अब हम लोग एक सीरीज लेके आ रहे हैं, तो अब मैं जितने भी लोग हमें देख रहे हैं या बाद में सुनेंगे हमारे यूट्यूब के माध्यम से, उनसे मैं बस ये कहना चाहता हूं कि जो हमारी ये सीरीज, हमारी ये एक श्रृंखला शुरू हो रही है मुद्दा स्वास्थ्य का, इसमें फैक्ट्स पे बात होगी। हम तर्क के साथ ऐसे धुरंधर बैठेंगे जो लोग आपको बताएंगे कि वास्तविकता होती क्या है। अभी 3 दिन 4 दिन पहले मैंने देखा कि उनका एक न्यूज़पेपर में आर्टिकल था कि जो उनकी दवा है वो दवा पब्लिक डिमांड कर रही है 10 लाख रुपए का पर डे, उनको ऑर्डर आ रहा है और वो बना पा रहे हैं मात्र 1 लाख, मतलब और बाकी लोग पेंडिंग में रह रहे हैं। ऐसा प्रतिदिन हो रहा है कि 10 लाख मेडिसिन का उनका ऑर्डर लग रहा है, लेकिन 1 ही लाख मेडिसिन जो है वो दे पा रहे हैं।
तो कितना बड़ा व्यापार जो है वो अज्ञानता का उनके द्वारा चलाया जा रहा है, और हम सब जो है इसकी चपेट में हैं। जितने भी जन सामान्य हैं जो नहीं जानते हैं बाकी सारी चीजों को, वो ये दवाइयां खरीद के और बिना किसी भी बीमारी के वो उस मेडिसिन का सेवन भी कर रहे हैं। आकाश जी, यहाँ पे एक बात मैं और जोड़ना चाहता हूँ। इन व्यापारी बाबा की बात कर रहे हैं, एलोपैथ में भी कुछ इस तरह की चीजें हुई। कंपैशनेट ग्राउंड पे ट्रायल का ऑप्शन दिया जाता है। तब तक तो ठीक है कि कोरोना वायरस एक नई बीमारी आई थी, कंपैशनेट ग्राउंड पे आईसीयू सेटअप में जब मरीज की हालत अति गंभीर हो जाए तब तो ट्रायल का ऑप्शन दिया जाना चाहिए, बिल्कुल दिया जाता है, तभी हम रिसर्च लेके आते हैं। लेकिन एलोपैथ के डॉक्टरों ने भी कोई कमी नहीं छोड़ी। हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन, रेमडेसिविर, कितनी सारी महंगी महंगी दवाइयां पूरे मार्केट में फ्लश कर डालिए, अरबों रुपए का बिजनेस कर डाला। और जब विदेशों में इसके ट्रायल किए गए तो निकल के आया कि ये बिल्कुल नाकामयाब दवा है। हिंदुस्तान में और कई कंट्री में ऐसे में इन दवाइयों का उपयोग कर दिया गया बिना किसी बेसिस के। तो इस पे क्वेश्चन क्यों नहीं उठना चाहिए कि आपके पास क्या एविडेंस था, कैसे आपने ट्रायल की? जैसे हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन किस बेसिस पर ट्रायल किया? वायरल लोड कम करता है, फ्रेंच स्टडी ने कैंसिल किया कि वायरस लोड कम करता है लेकिन कोरोना से मारक क्षमता को कम नहीं करता है। रेमडेसिविर कैसे काम करेगी? एजिथ्रोमाइसिन एंटीबैक्टीरियल है, एंटीवायरल कैसे काम करेगी? तो इस पे सवाल उठना चाहिए। और सवाल में जो भी सुन रहे हो अनबायस्ड होकर सुनिए। यहाँ बैठे हुए हम लोग ये मत समझिएगा कि मैं कोई एलोपैथ का रिप्रेजेंटेटिव हूं और वैद्य लोग आयुर्वेद के रिप्रेजेंटेटिव हैं। हम भारतवर्ष के नागरिक हैं। हमारा ये धर्म है कि अगर कोई कमी चिकित्सा विज्ञान में हो तो उसको हम रोकेंगे और जहां तक होगा हम वहां तक जाएंगे, यहां से लेकर विदेश तक। जहां जहां अगर हमारी गड़बड़ी होगी चिकित्सा विज्ञान में वहां हम टोकेंगे। इसलिए हमारे स्टेटमेंट को ये मत समझिए कि एलोपैथ का स्टेटमेंट या आयुर्वेद का स्टेटमेंट, इस चिकित्सा विज्ञान स्वास्थ्य विज्ञान में होने वाले कुरीतियों को भी कम करना हमारा धर्म बनता है और उस पर भी हम काम करेंगे। जी सर। क्योंकि यहाँ पे चर्चा चल रही है, मैं एक लाइन इसमें जोड़ना चाहूंगा। ये अपने दर्शकों से मैं कहना चाहता हूँ, ये नीली पीली बोतलों में बिकने वाली जो जूस है, चाहे जो भी जूस हो, वो आयुर्वेद नहीं है। वो भ्रमित न हो, ये सिर्फ और सिर्फ एक व्यापार है। न वो दवा है, न वो आयुर्वेद है, न वो आयुर्वेद करने वाले लोग हैं जो इसको बेच रहे हैं। सिर्फ किसी के रिकमेंडेशन पे कोई भी दवा, चाहे वो आयुर्वेद की हो, चाहे होम्योपैथ की हो, चाहे एलोपैथ की हो, ले लेना खतरे को दावत देने के बराबर होता है। आयुर्वेद की दवा भी उतना ही नुकसान करती है, उतना ही साइड इफेक्ट होते हैं जितना बाकी दवाओं के होते हैं, यदि वो किसी पढ़े लिखे वैद्य, डिग्रीधारी वैद्य से न ली जाए तो। क्योंकि डिग्रीधारी वैद्य ही ये डिसाइड करेगा कि आपके दोषों के हिसाब से, आपकी प्रकृति के हिसाब से, आपके रोगों के हिसाब से कौन सी औषधि आपके लिए उपयुक्त है। आनंद जी, आपने बहुत अच्छी बात कही। देखिए, मैं बहुत वॉचफुल रहा इस कोरोना के समय में। इन जनरल भी वॉचफुल रहता हूँ हेल्थ के मुद्दे जहां भी होते हैं। काढ़ा का क्वाथ के नाम से जब मार्केट में फ्लोट किया गया कि आप इस तरह का काढ़ा लीजिए, कोरोना से प्रोटेक्ट करेगा, उसमें एक तो मात्रा का वर्णन नहीं था, किनको लेना है किनको नहीं लेना है इसका वर्णन नहीं था। एक अगर संदेश ये देते कि हर जगह हर स्थिति में वैद्य उपलब्ध हैं जो पढ़े लिखे क्वालिफाइड वैद्य हैं, एक बात कह सकते थे कि ये तो रिकमेंडेशन है लेकिन आप किसी वैद्य के निगरानी में उनके परामर्श के बाद लीजिए, तो क्या समस्या हो जाती। अब मैंने सुना है कि दालचीनी उस काढ़े का एक कंपोनेंट, एक घटक था, उसमें मैंने सुना है कि दालचीनी के कारण हिपेटोटॉक्सिसिटी, लिवर की बीमारी कितनों को हो गई, कितने को अल्सर की बीमारी हो गई काढ़े लेने से। तो ये अच्छा सुना, मैंने ये भी सुना कि काढ़े के नाम पे 10-10 रुपए में रोड साइड कोई ठेला लगा के काढ़े बेचने लगा और बहुत कुछ हुआ। तो ऐसा क्या है, ऐसी क्या दुश्मनी है कि जो एस्टैब्लिश्ड एक साइंस है, एक आयुर्वेद पूरा साइंस है, या एलोपैथ का भी होता है एक क्वालिफाइड साइंस है, तो क्यों इनके परामर्श के बिना कोई भी मिनिस्ट्री कुछ भी जारी कर देती है कि आप लेना चालू कर दें, और पब्लिक डरी हुई, पब्लिक क्या करे, किसकी बात माने। तो उसमें अगर एक
ये भी संदेश दे दें कि अपने पास के वैद्य से परामर्श करके उनकी निगरानी में आप काढ़ा लें तो कौन सी समस्या हो जाती। कितने लोग अभी लिवर फेलियर से, किडनी फेलियर से जूझ रहे हैं, वो बच जाते कम से कम। उसके नाम में ही सबसे बड़ा भ्रम है। मैं आपको बताना चाहूंगा, नाम दिया गया आयुष क्वाथ या आयुष काढ़ा, और सच में वो काढ़ा नहीं बनाना था, वो फांट था। फांट बनाने का तरीका ये होता है कि जितने भी काढ़े के घटक थे, काली मिर्च, दालचीनी, सौंठ और तुलसी दल, उनको लीजिए, पाउडर करिए, पानी गर्म करिए, खौलता हुए पानी को अपने गिलास में डालिए और उसके चूर्ण को सीधे गर्म पानी के गिलास में डाल दीजिए। थोड़ी देर उसको छोड़िए, फिर छान के उसमें गुड़ अपनी आवश्यकता अनुसार और थोड़ा सा नींबू उसमें डालना है और फिर पीना है। उस घटक द्रव्य को आंच पे, आग पे रख के उबालना बिल्कुल नहीं। चूंकि उसका नाम काढ़ा दे दिया गया, लोगों ने उसको उबाला उसी तरह से जैसे चाय बनाते हैं। उन्होंने उसको सुबह की चाय के जगह पे, शाम की चाय के जगह पे, दोपहर में, कुछ लोग तो उसको ऑफिस में लेके जाने लगे पीने के लिए। ऐसे लोगों पे, ऐसे भी पेशेंट मेरे यहाँ आए हैं जो ये शिकायत करना शुरू कर चुके हैं कि इस काढ़े से तो मुझे कोई दिक्कत तो नहीं हो रही है। कई ऐसे पेशेंट आए जिनको पाइल्स की समस्याएं पहले रही होंगी, बीच में ठीक हो गई थी, फिर से वो समस्याएं उभड़ गई। कितने लोगों को जो है छाले निकलना शुरू हो गए। ये काढ़ा नहीं था, ये फांट था, लेकिन उसको बनाने के तरीके के कारण उसके गुण बदल गए और उसका नुकसान शुरू हो गया। बिल्कुल सही बात है। जब अगर किसी चीज का इफेक्ट होगा, असर होगा, तो साइड इफेक्ट भी होगा। अगर कोई चीज असरदार है तो साइड इफेक्ट भी करेगी, अगर सही तरीके से उसका इस्तेमाल ना किया जाए। जी सर। बिल्कुल सर। और एक और सर, मेरा एक प्रश्न था कि गूगल चिकित्सा के बाद एक यूट्यूब चिकित्सा चालू हुई है, जिसमें कोई भी आता है और अपने कुछ नुस्खे बताने लगता है। तो सर, उसको हटाने के लिए जो मुद्दा स्वास्थ्य का है, तो यहाँ पे कोई नुस्खा चिकित्सा नहीं होने वाली है। यहाँ पे केवल तर्क की दृष्टि से जितने भी स्वास्थ्य से जुड़े मुद्दे रहेंगे वो पेश किए जाएंगे। तो सर, इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? जी बिल्कुल ठीक बात है। नुस्खे की बात नहीं होगी। और YouTube, गूगल पे जितनी चीजें की जा रही, उसमें अधिकतम चीजें डायरेक्ट या इनडायरेक्ट, प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से जब आप उसके तह तक पहुंचेंगे तो आपको पता चलेगा कि इसके पीछे एक व्यवसाय छुपा है। पहले तो आपको बहुत आकर्षित करेगा 2-3 मिनट तक, उसके बाद लास्ट में कोई फोन नंबर होगा, यहाँ कॉल कीजिए, हम दवा भेजेंगे, इस तरह की बातें होंगी। तो ये YouTube या गूगल पे, क्योंकि कोई साइबर लॉ नहीं है, इस तरह का कंट्रोल नहीं, कुछ भी डालते हैं। लेकिन जो इस प्लेटफॉर्म से मुद्दा स्वास्थ्य का होगा, उसमें हम पहले कॉमन मुद्दे उठाएंगे। जैसे आज ये एक इंट्रोडक्टरी आप समझ सकते हैं कि इस कॉन्सेप्ट को हम लॉन्च कर रहे हैं। आगे से आपके घर के, आपके संबंध से जो सबसे आम मुद्दे होंगे, एक एक करके उठाएंगे, उस पर बात होगी, तर्क संगत बात होगी। हमारे यहाँ विमर्श होता है, हमारे यहाँ डिबेट नहीं होता। डिबेट देखना हो, मेन स्ट्रीम न्यूज चैनल पे देखिए, जिसमें बहुत सारे अच्छे अच्छे आपको डिबेट मिलेंगे, जिसमें लड़ाइयां भी होती हैं, जूते भी चलते हैं, गाली गलौज भी होती हैं। तो इसलिए मैं इसको डिबेट नहीं बोलूंगा, मैं इसको बोलूंगा विमर्श। और विमर्श भी आपके लिए, आपके फायदे के लिए, क्योंकि जितने चिकित्सक इसमें जुड़े हैं, जितने वैद्य इसमें जुड़े हैं, ये मानते हैं कि उनका धर्म है समाज तक सही बात को पहुंचाना, स्वास्थ्य से जुड़े हुए सही चीज उन तक पहुंच जाए, यही हमारा मकसद है। बाकी मर्जी आपकी, आप उस बात पे कितना अमल करें। लेकिन मैं पूरी तरह आशावान हूं कि आप उस पे विश्वास करेंगे, क्योंकि हमारे पास तर्क होगा, हमारे पास साइंस होगा, हमारे पास लॉजिक होगा। और जब इन चीजों को आपको रखा जाएगा तो आपकी भी आंखें खुली रहेंगी कि जो भी कह रहे हैं उसको आप भी सर्च करके लॉजिकली सोच सकते हैं कि ये तर्कसंगत है, और यहाँ व्यवसाय की कोई बात नहीं होगी। इसलिए इसको देखिएगा, आपके फायदे की बात होगी, और एक एक तकलीफ को उठा उठा के हम इस पे एड्रेस करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सर। और अंत में सभी से मेरा अनुरोध है कि आप लोग दर्शकों को क्या मैसेज देना चाहेंगे? वैद्य आनंद जी। दर्शकों को मैं यही मैसेज देना चाहूंगा कि वो गूगल, यूट्यूब को अपना वैद्य या अपना चिकित्सक न माने,
पढ़े लिखे चिकित्सक से ही संपर्क करें जो उनके नजदीकी हो, चाहे वो मॉडर्न साइंस के हो, चाहे वो आयुर्वेद के हो, चाहे जिस स्ट्रीम के हो। पढ़े लिखे डिग्रीधारी चिकित्सक से ही संपर्क करके, दिखा के, समझ के ही इलाज करें। किसी के बताने पे कि फला दवा मैंने खाई, मुझे उसमें आराम मिल गया, तुम भी ये खाओ, तुमको आराम मिलेगा, ऐसा नहीं होता है। हर व्यक्ति का शरीर अलग है, इसीलिए हर व्यक्ति के लिए दवा भी अलग होती। तो बिना किसी चिकित्सक के परामर्श के कोई भी दवा नहीं लेनी चाहिए, चाहे वो नॉमिनल पेट साफ करने की ही दवा क्यों न हो। आगे बहुत सारी बातें होंगी, धीरे धीरे हम लोग अपने संदेश, अपनी बातें लोगों तक पहुंचाते रहेंगे। मैं अपने दर्शकों से कहना चाहूंगा कि हर शुक्रवार को शाम को 6 बजे ये शुरू होगा, तो जरूर जुड़ें। डॉक्टर अंशुमन जी, आप क्या कहना चाहेंगे सर अंत में? बिल्कुल ठीक बात है। ओवर द काउंटर मेडिसिन, ओटीसी मेडिसिन जिसको कहते हैं, ओटीसी ड्रग बहुत कॉमन प्रॉब्लम हो गई है, कॉमन समस्या हो गई हिंदुस्तान की। लोग जाके खरीद लेते हैं। कोरोना काल में लोगों ने हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन की दवा इतनी खाई, कई लोग हार्ट के मरीज बन के आ गए। ओटीसी मेडिसिन ना लें। जैसे आप दोस्त बनाते हैं तो डॉक्टर को भी दोस्त समझिए। और आज मैं मानता हूं समाज में कुछ ऐसी कुरीतियां आई है जिसके कारण डॉक्टरों के ऊपर ट्रस्ट खत्म हुआ है। तो ट्रस्ट बिल्डिंग एक्सरसाइज चालू हो, डॉक्टर और सोसाइटी के बीच एक ट्रस्ट बने, फिर से ट्रस्ट बिल्डिंग हो। और जैसे पहले एक फैमिली डॉक्टर की तरह, फैमिली डॉक्टर नाम ही होता था कि एक डॉक्टर पे कुछ खास ट्रस्ट होता था जो आपके लोकेलिटी में होते थे, उसका कॉन्सेप्ट फिर से डेवलप करें आप लोग, क्योंकि मुद्दा स्वास्थ्य का है। बाकी टेलीविजन पे जो मुद्दे चल रहे हैं वो आपके नहीं हैं। ये मुद्दा आपका है, आपके घर का है, आपके परिवार का है, बच्चों का है, आपके बुजुर्गों का है, आपके माता पिता का है। इसलिए ऐसे लोगों को आस पड़ोस में जरूर डॉक्टर को अपने ग्रुप में जोड़ें और उनको एक एसेट की तरह, पूंजी की तरह संभाल के रखें, क्योंकि आपके मोहल्ले के डॉक्टर हैं, आपके फैमिली डॉक्टर बन सकते हैं। यही गुजारिश है। वैद्य आकाश जी, आप क्या मैसेज देना चाहेंगे दर्शकों को अंत में? हम बस इतना कहना चाहेंगे कि जितनी भी दवाइयां हैं, वो अगर आप कोई भी दवा लेते हैं तो उस पे स्पष्ट रूप से लिखा होता है। अगर कोई भी आयुर्वेदिक मेडिसिन लीजिए किसी भी कंपनी की, तो उस पे लिखा होता है कि किसी आयुर्वेदिक चिकित्सक के सलाह से ही प्रयोग करें। तो अगर जन सामान्य तक हमारा ये वीडियो पहुंचेगा, चिकित्सा शास्त्र से जुड़े हुए लोगों तक पहुंचेगा और अन्य माध्यमों से अन्य लोगों तक जो पहुंचेगा वीडियो, तो मैं बस इतना कहना चाहूंगा कि जब भी आप कोई दवा लें तो वो किसी ना किसी आयुर्वेदिक चिकित्सक के सलाह से ही लें। और ये शो हमारा हर शुक्रवार को शाम को 6 बजे आएगा, जिसमें आपसे जो है वो सिर्फ और सिर्फ आपकी बात होगी, स्वास्थ्य की बात होगी और जन सामान्य की बात होगी। तो डॉक्टर अंशुमन जी, वैद्य आनंद जी और वैद्य आकाश जी का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगा कि उन्होंने हमें मार्गदर्शन दिया और उन्होंने इतनी सारी हम लोगों को अच्छी जानकारी दी। और मैं सभी दर्शकों से ये भी कहना चाहूंगा कि ये मुद्दा स्वास्थ्य का है, ये मुद्दा आपका है। और हम लोगों से हर शुक्रवार को जुड़िए 6 बजे। यहाँ पे केवल आपकी बात होगी और स्वास्थ्य की बात होगी। धन्यवाद। धन्यवाद।